हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उड़ीसा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 5, तारों की दुनिया में। पेज नंबर है 26। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तारों की दुनिया में। तारों की दुनिया में, तारों मतलब स्टार्स, स्टार्स वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। जो खुला आकाश होता है मतलब पूरा स्काई पूरा जो क्लियर होता है, खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। खुले आकाश मतलब जो क्लियर होता है स्काई, स्काई जब क्लियर होता है तभी हमको सूर्यास्त मतलब सनसेट के बाद स्काई में तारे स्टार्स दिखाई देने लगते हैं। वहाँ पे स्टार्स सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। सूर्य की क्षितिज मतलब सूर्य का जो सनलाइट, जो उसका जो सूर्य की किरणें जो नीचे जाने पर मतलब जो सूर्यास्त होने के बाद जो सूरज जो अस्त हो जाता है, सूर्य सन जो सनसेट हो जाता है, तभी कुछ समय तक वो आकाश के नीचे वहाँ पे एक प्रकाश छाया मतलब उसके वहाँ पे एक लालिमा मतलब एक रेड कलर का कलर्स सूर्य का दिखाई देने लगता है। जब तक सनसेट होने के बाद भी तो कुछ समय तक वो सूर्य की लालिमा मतलब रेड कलर का पूरा स्काई में रेड कलर हो जाता है। जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखलाई देने लगते हैं। जब जब उसके बाद जब प्रकाश जो जो लालिमा जो सूर्य की लालिमा जो रेड कलर का जो कलर सूर्य ये सनसेट के बाद जो स्काई लाल होने के बाद तभी वहाँ पे थोड़े थोड़े देर के बाद वो तारे आ जाते हैं आकाश में और वो तारे स्टार्स दिखाई देने लगते हैं स्काई में। वे कहाँ से आते हैं, वो स्टार्स कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं और न वे एकाएक एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। तारे कहाँ से आते हैं और स्टार्स जो कहाँ से आते हैं और वो एक ही जगह में तो नहीं आते और कहाँ से एक एक करके इतने सारे अनगिनत तारे आकाश में प्रकट मतलब आकाश में दिखाई देने लगते हैं। जब सनसेट के बाद जब आकाश पूरा पूरा क्लियर हो जाता है, जब स्काई में तभी ये अंधकार होने लगता है, तभी स्काई में स्टार्स अनगिनत तारे दिखाई देने लगते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। वो अंतरिक्ष मतलब जो यूनिवर्स होता है वहाँ पे वो तारे भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जैसे बाकी प्लैनेट्स जैसे ग्रह जैसे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनका तेज फीका पड़ जाता है। जब सनराइज होता है, जब सूर्य उदय होता है, तभी वो तारे भी वहाँ पे होते हैं, लेकिन वो सूर्य की जो ये किरणें इतना प्रखर मतलब इतना जो उसका जो किरणें इतना डीप होता है, मतलब इतना बहुत उसका चमक इतना सूर्य की चमक इतना तेज होता है, इसीलिए वो तारे हमको दिखाई नहीं देते, वो फीका हो जाता है सूर्य के सामने तारों की चमक, और वे दिन में दिखाई नहीं देती। इसीलिए वो सूरज जब निकलता है जब मॉर्निंग में, तभी सूर्य की किरणें में की चमक में वो तारों का चमक फीका पड़ जाता है, इसीलिए तारे उस टाइम में दिखाई नहीं देता है। और सूरज जब अस्त होने के बाद ही वो तारे हमको दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि चंद्रमा मतलब मून, जब मून ये इवनिंग के बाद जो सनसेट के बाद जो मून स्काई में आता है, तभी वो उसके किरणों से भी वो कुछ तारे मतलब वो कुछ तारे भी लुप्त हो जाते हैं, मतलब वो भी दिखाई नहीं देते हैं। एक संस्कृत सुभाषित है, मतलब एक संस्कृत का श्लोक है,
वो है बरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खा सतानपि एकः चंद्र स्तमो हंति तू ना तारा गणो अपि च। मतलब इसका अर्थ क्या है, ये संस्कृत का एक श्लोक है। तो उसका अर्थ है कि 100 मूर्ख पुत्र से एक गुणवान पुत्र बेहतर है। मतलब जो 100 सन, अगर किसी के परिवार में, किसी के फैमिली में 100 सन है, 100 पुत्र है, 100 पुत्र है, वो अगर वो मूर्ख हैं वो लोग, अगर एक ही गुणवान पुत्र है किसी फैमिली में, वो सबसे बेहतर है। जैसे कि कौरव कौरव महाभारत में जो कौरव राजवंश थे, कौरव में सतपुत्र, मतलब कौरव के ये कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के सतपुत्र थे, 100 सन थे, लेकिन वो सब मूर्ख थे, मतलब वो सब मारे गए थे। और अगर किसी में एक ही गुणवान पुत्र, जैसे पांडव में 5 भाई थे, पांडव लोग 5 पुत्र थे, वो ऐसे ही वो गुणवान थे, इसीलिए वो उनका जय हुआ था। इसीलिए 100 पुत्र में अगर एक गुणवान पुत्र है, 100 पुत्र अगर मूर्ख है, और उनमें से अगर कंपेयर करेंगे एक गुणवान पुत्र, तो एक गुणवान पुत्र का ज़्यादा बेहतर है बोल के यहाँ पे ये संस्कृत का एक श्लोक है। देखो एक चंद्रमा अंधकार दूर कर सकता है। एक ही चंद्रमा मतलब एक ही मून सारा ये अंधकार को मिटा देता है, लेकिन जो अनगिनत तारे होते हैं, मतलब इन्फाइनाइट जो स्टार्स होते हैं, ये अंतरिक्ष में इन्फाइनाइट आकाश में जो अनगिनत तारे होते हैं, वो अंधकार को मिटा नहीं सकते। इसीलिए एक चंद्र तमोहंती न तु तारा गणोपी च, मतलब एक चंद्रमा सभी उजाला देता है, मतलब अनगिनत तारे वो नहीं दे पाते हैं। तो देखो एक चंद्रमा अंधकार दूर कर सकता है, जिस काम को सैकड़ों तारे कभी नहीं कर पाती। वास्तव में कवि ने इस श्लोक में तारों के प्रति अन्याय किया है। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी जो सन भी एक स्टार है। सन इज ए स्टार। तो केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। ये सूर्य ये पृथ्वी के बहुत निकट है, इसीलिए वो बहुत ही प्रकाशवान, मतलब बहुत ही उसका तेज होता है। तो केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब, 100 वाट पावर के बल्ब जैसे 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें तो हमारी आंखें चकाचौंध भी हो जाएगा। किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना मंद लगेगा। मतलब अगर एक 100 पावर का ये 100 वाट का पावर का बल्ब अगर 1 फुट की दूरी में अगर है तो वो बहुत ज़्यादा प्रकाशमय दिखाता है, लेकिन वो अगर वही 100 वाट पावर का बल्ब अगर 100 मीटर की दूरी पर है डिस्टेंस में, तो वो बहुत ही थोड़ा उसका लाइट इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, प्रकाशमय ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत दूर में है। ऐसे ही सूरज पृथ्वी के बहुत पास में है, इसीलिए बहुत तेजस्वी, उसका तेज बहुत प्रखर है, उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन बाकी अनगिनत तारे जो है बहुत दूर है, ये पृथ्वी के बहुत दूर है, इसीलिए बहुत ही कम रोशनी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारे में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं। इसीलिए वो अनगिनत तारे बहुत दूर में है, इसीलिए वो बहुत ही कम रोशनी देते हैं। लेकिन सूर्य पृथ्वी से बहुत निकटतर है, इसीलिए वो ज़्यादा रोशनी हमको ज़्यादा प्रकाश देता है। और चंद्रमा उसका प्रकाश तो उसका अपना नहीं है, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश ही। लेकिन वो ये चंद्रमा जो मून का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से ही प्रकाशित होता है। वो सूर्य के
बिखर जो सूर्य की किरणें जो बिखराते हैं उसी में ही वो प्रकाश वो देता है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्व की बातें देखी। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। वो प्राचीन काल में बहुत सारे जो ज्योतिर्विद थे वो सब जो देखे थे, जो एस्ट्रोनॉमर जो थे वो सब वो तारे सूर्य की तरह ही पूरब दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में ये वेस्ट ईस्ट में सन उदित होकर वेस्ट में वो अस्त होते हैं। इससे ही इसीलिए यदि तुम कमरे के शटर रात भर खुला रखकर आकाश का फोटो खींचोगे तो तुम्हारी फोटो में तारे नजर नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे जो कमरे में जो शटर है उसमें से खुला रखकर अगर जो स्काई का अगर फोटो खींचोगे तो वहाँ पे भी वो तारे नजर नहीं आएंगे। वहाँ नजर आएंगी गोलाकार कक्षाएं, वो वहाँ पे ये तारे दिखाई नहीं देंगे। यदि फोटो उत्तरी गोलाई में खींचा जाए तो तुम देखोगे कि एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नजर आएगा। अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन में एक ये फोटो खींचोगे तो वहाँ पे एक तारा जो ध्रुव तारा होता है, जो सप्तर्षि मंडल होता है, वो दिखाई देता है। वह है ध्रुव तारा जिसकी हमारी पौराणिक कथाओं में भी महत्व का स्थान प्राप्त है। ध्रुव की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। जो ध्रुव तारा में भी माइथोलॉजिकली एक कहानी है। जो ये ध्रुव ये का एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो इस प्रकार का वो स्टोरी है कि राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी। एक राजा थे बहुत पुराने जमाने के जो में एक राजा थे, उनका नाम था उत्तानपाद। उनके 2 रानियां मतलब 2 क्वींस थे, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी वो राजा की। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठकर देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा। जो सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, वो पिता के वो उत्तानपाद जो राजा थे उनके गोदी में जो बैठे हुए देखकर वो सुनीति के पुत्र भी बोले कि ध्रुव ने बोला कि मुझे भी यहाँ पे बैठना है बोल के। परंतु सुरुचि ने उसे वहाँ से जबरदस्ती हटा दिया। लेकिन वो सुरुचि जो उत्तम की मम्मी थी, उत्तम की माता थी, वो उसको ध्रुव को वहाँ से बैठने नहीं दिया था। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की कड़ी तपस्या की थी। फिर वो बालक ध्रुव वो नारायण ये विष्णु भगवान की तपस्या की थी। वो आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले बेटे वर मांगो। फिर वो जो भगवान विष्णु वो प्रकट हुए ध्रुव के सामने और उसको बोले कि मैं तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न हूँ, तो मुझे अभी तुम्हारा जो भी मनोकामना है मैं पूर्ण करूँगा, अभी मुझे वर मैं तुमको दूंगा बोल के। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया ना जा सके। फिर वो ध्रुव ने तो भगवान विष्णु से ऐसे मांग की कि मुझे ऐसा स्थान दीजिए कि वहाँ से जहाँ पे भी मैं रहूँगा वहाँ से मुझे कोई भी हटा नहीं सकेगा। वही ध्रुव भी आकाश में अटल मालूम पड़ता है। वही ध्रुव तारा के रूप में, वही ध्रुव जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है वही ध्रुव तारा वहाँ पे हमेशा एक ही दिशा में, वो नॉर्थ डायरेक्शन में वहाँ पे ही उसका स्थान उसको मिला है। वहाँ पे किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। जो किसी प्राकृतिक घटना जो ध्रुव तारा, ये ध्रुव जो सप्तर्षि मंडल का जो नॉर्थ स्टार जो होता है, उसके कहानी तो कुछ भी वैज्ञानिक कारण में से तो कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसे ही लोक कथाओं मतलब ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरी में हम लोग पढ़े हैं बोल के लिखा है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मीमांसा भी आगे चलकर ही हो जाती है और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक
कहानी के रूप में ही रह जाता है। फिर वो लोक कथा ऐसे मनोरंजक, ऐसे एंटरटेनमेंट में स्टोरी के रूप में ही रह जाता है। ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? ये सभी कक्षाएं गोलाकार क्यों है? तो 2000 साल पहले ये सब क्यों होता है बोल के ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। तो ये 2000 साल पहले मतलब 2000 ईयर्स एगो यूनानी निरीक्षकों की यह घटना थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड के एक गेंद के रूप में फैला हुआ है। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स एक गेंद मतलब एक फुटबॉल जैसे एक गेंद के रूप में, बॉल के रूप में ऐसे उसका शेप ऐसे ही हुआ है। और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। मतलब ये जो पृथ्वी एक ही उसके कक्ष में ऐसे ही कक्षा में वो एक्सिस में वो रोटेट होने लगती है, ऐसे होती रहती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। जो तारे भी वो उस गेंद के डायरेक्शन में ऐसे ही घूमते रहते हैं। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता, इसीलिए ध्रुव तारा जो उसके जो गेंद की वहाँ पे ही होता है, इसीलिए वो नहीं घूमता है। एक गेंद का किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो। एक गेंद का गेंद मतलब एक बॉल को उसके जो व्यास मतलब उसके जो डायमीटर में ऐसे चारों ओर घुमाकर ऐसे टेस्ट करो बोल के लिखा गया है। गेंद की सतह पर दो बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट जो एस्ट्रोनॉमर जो थे, आर्यभट्ट जी ने वो धारणा दी थी कि खंडन किया था कि अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने यह दलील दी। उनके जो ग्रंथ जो पुस्तक लिखे थे आर्यभट्टीय, वहाँ पे वो उल्लेख किए थे कि जिस प्रकार नदी के तट पर वस्तुओं, पेड़, मकान आदि ये सब वस्तुएं जो कि नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से दिखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। जैसे हम रेलगाड़ी में अगर जाते हैं तो जब हमारा रेलगाड़ी आगे चलता है तो जब भी पेड़ कुछ मकान ये सब पीछे जाते हुए जैसे दिखता है चलते हुए, वैसे ही जब हम नाव में बैठकर हम जाते हैं तभी उल्टी दिशा में बाकी सब चीज़ें ऐसे जाते हुए जो देखते हैं। ऐसे ही पृथ्वी से ही भी हम जब भी कुछ चीज़ें हम स्थिर मतलब जो स्टेबल चीज़ हम देखते हैं तो वो पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए हमको दिखाई देते लगते दिखाई देता जैसे लगता है वो। इसीलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर है और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी ही घूमती है और बाकी सब तारे अपनी जगह में स्थिर है बोल के यहाँ पे आर्यभट्ट जी ने ये दलील दिए थे। मतलब उनके जो आर्यभट्टीय पुस्तक में ये लिखे थे। घूमती पृथ्वी से दिखने पर भी तारे घूमने नजर आते हैं, लेकिन तत्कालीन एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वान ने सही दलील का समर्थन नहीं किया और दुर्भाग्य से इस विचारधारा को इस शताब्दी 10 शताब्दियों तक उपेक्षित रहना पड़ा। 16वीं सदी में जो 16वीं सदी मतलब 16th सेंचुरी में जो कोपरनिकस थे, वो विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे स्थिर जो स्टेबल था एक ही जगह में जो पृथ्वी था उसका जो पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती गई। वो बोले थे कि पृथ्वी स्थिर है बोल के। आज हम यह जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में ऐसे ही घूमती रहती है और धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो, लट्टू मतलब एक जो ये बॉल को लट्टू ये खिलौने जो होता है ऐसे स्प्रिंग में डाल के ऐसे घुमाते हो तो तभी
ऐसे ही दिखाई देता है। बहुत धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घुमा करता है, ऐसे धीरे धीरे वो घूमता है अपने ही कक्षा में। इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी भी 20,000 ये वर्ष हो जाता है उसको अपने चक्कर पूरा करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। करीब 4,000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को 5,000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थान का थुबेन तारे का। इसी प्रकार भविष्य में 11,000 वर्षों के उपरांत ध्रुव के बजाय बेगा अटल तारा होगा। यदि हम आकाश के तारों का ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षण को जारी रखें तो हमें एक और बात दिखाई देगी। सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों के पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा, यानी तारों के पटल पर कुछ इने गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। जो इन्हें गिने अपवाद है उन्हें ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लैनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इसकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा में तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। मानव स्वयं को विचारवान जीव समझता है, किंतु प्रत्यक्ष आचरण में अपनी विचारशीलता को सर्वदा काम में नहीं लाता। खासकर जब वह सृष्टि की घटनाओं में विचित्रता पाता है, तब वह अक्सर अंधविश्वासों का शिकार हो जाता है। जैसे ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी इसी धारणा से फैली ज्योतिष का प्रोत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है कि इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। इस ग्रह का प्रभाव से ही मनुष्य जीवन का ये प्रभाव होता है, नियंत्रण होता है। ग्रहों के प्रभाव से उनका जीवन नियंत्रण होता है बोल के मानव ने ऐसे सोचने लगा। ग्रहों के घूमने की पहली सुलझी 17वीं शताब्दी, 17वीं मतलब 17th सेंचुरी में सदी में, जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में चारों ओर घूमते रहते हैं। सभी ग्रह अपने अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया और उसी सदी में आज तक न्यूटन ने उन तीनों नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिमान और एवं स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। अतः जिस भ्रामक धारणा में ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया, उसका अब कोई सबूत नहीं रहा। ग्रह और तारों का फर्क अब स्पष्ट हो चुका है। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफ़ी निकट है, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण दूसरे तारों के ग्रहों का दिखना मुश्किल है। यह संभव है कि अन्य तारों की
भी ग्रहमालाएं हैं। ग्रह पास है, तारे दूरे हैं। ग्रह मतलब प्लैनेट्स पास में है और तारे जो स्टार्स बहुत दूर में है, इसीलिए वो छोटा दिखाई देता है। ग्रह ये पास में है। लेकिन ये दूरियां कितनी लंबी, सन सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की दूरियां अपने नापने के लिए पैरेलैक्स विधि का सफलतापूर्वक अपनाया था। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां आज हम नाप सकते हैं। 700 मतलब 700 तारों की, स्टार्स की दूर डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आँखों से देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक हैं कि उन्हें नापने के लिए पैरेलैक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती है। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उसकी दूरी पैरेलैक्स विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं, जिसका मेजर हम कर सकते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं। तो यह है पैरेलैक्स की थ्योरी। अभी कुछ शब्दार्थ जानेंगे। प्रसन्न मतलब आनंदित होना, दलील मतलब जुक्ति तर्क मतलब आर्ग्यूमेंट करना, धुरी मतलब अक्ष मतलब उसका जो एक्सिस होता है, भ्रामक मतलब भ्रम पैदा करने वाला, गलत जो होता है, विधि मतलब नियम जो रूल होता है। तो तारे हमें कब और कहाँ दिखाई देते? तारे हमें आकाश में और रात में दिखाई देने सूर्यास्त होने के बाद। तारों का तेज क्यों फीका पड़ जाता है? तारों का तेज जब सूर्यास्त होने के बाद ये तारा तेज फीका पड़ जाता है। 100 पुत्रों की जगह एक गुणवान पुत्र क्यों बेहतर? 100 पुत्रों की मूर्ख होने से एक गुणवान पुत्र वो अपने परिवार को ज़्यादा ये देखभाल कर सकता है, इसीलिए 100 पुत्र की जगह एक गुणवान पुत्र बेहतर है। तारे कहाँ से उदय होकर अस्त होते हैं? तारे पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। फोटो खींचने पर फोटो में तारे नजर न आकर क्या नजर में आते हैं? फोटो में वो नजर नहीं आकर वो उसके जो ये क्या ध्रुव तारा नजर आते हैं। जो पृथ्वी से देखने पर उधर तारे किस ओर जाते दिखाई देते हैं? पश्चिम दिशा में। ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? ध्रुव तारा एक ही जगह में अटल प्रतीत होता है। यूनानी निरीक्षकों के 2000 साल पहले, ये सब क्वेश्चन आंसर है। अभी टिक लगाना वो 100 मूर्ख पुत्रों से कौन अच्छा है? 100 मूर्ख पुत्र से एक गुणवान पुत्र अच्छा है। ख होगा आंसर। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सही है। तारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सुनीति और सुरुचि किसके रानियां थी? राजा उत्तानपाद। पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड किस रूप में फैला हुआ है? एक गेंद के रूप में। किस विद्वान ने पहले कहा था कि तारे स्थिर हैं? आर्यभट्ट ने। अभी आसमान में तारों को देखने से तुम्हें क्या लगता है? कहो क्या लगता है? वो तारा जगमगाता है बोल के वैसे लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। ज्योतिर्विद, ये तो में छोटी होगा ज्योतिर्विद। दूरियां, द में बड़ी होगा। प्रणाली, ण होगा। मुश्किल, मुश्किल लिखा है तो यहाँ पे होगा मुश्किल, इधर होगा छोटी की मतलब। मूर्ख, म में बड़ी होगा मूर्ख। मीमांसा, मीमांसा ये म में होगा, मी में होगा मीमांसा। ध्रुव, ध में र की मात्रा फिर छोटी हो, ध्रुव होगा। पौराणिक, पौराणिक, ण में छोटी होगा पौराणिक। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तारे, अनगिनत तारे आकाश में जगमगा रहे हैं। मूर्ख, वह एक मूर्ख लड़का है। घटना,
एक दुखद घटना कल यहाँ पे घटित हुआ था। गेंद, गेंद मतलब हम बच्चे पार्क में गेंद खेल रहे हैं। मनोरंजन, सभी को कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए हमेशा करते रहना चाहिए मनोरंजन। मुश्किल मतलब कल बिजली चले जाने से सबको मुश्किल में पड़ गए थे सब लोग। निम्नलिखित शब्दों को लिंग बताओ। धारणा, धारणा पुल्लिंग है, आकाश पुल्लिंग है, दलील पुल्लिंग, खंडन घटना स्त्रीलिंग, गोद स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण रूप लिखो। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। मानव होगा मानवीय, स्वर्ग होगा स्वर्गीय, भारत होगा भारतीय, ग्रह होगा ग्रहीय ग्रही, स्थान होगा स्थानीय, ग्रहीय स्थानीय। तो ये था। तो आज हम ओडिशा स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर है 26, चैप्टर नंबर 5 तारों की दुनिया में, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।